ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं BN मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा और दर्शन परिषद बिहार को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस मौके पर आमंत्रित किया है। सत्य तो यह है कि इस आयोजन के मूल फूल आनंद मोहन जी की सुरभि जो ही मेरे पास पहुंची, त्यों ही मनोबल बन गया। काश आनंद मोहन जी की तरह ही प्राध्यापक हमारे बीच में अधिकांश होते तो भाषा की जद्दोजहद आज नहीं होती। मैं इतना ही कहूंगा कि आज का यह कार्यक्रम समर्पित है तमाम देशवासियों के नाम और इस आशा और विश्वास के साथ कि भाषाई विविधता के बीच आत्मिक एकता को वो कायम रखेंगे। भाषा ही वह मूल है जहां से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अभी अभी विद्वान गुरुश्रेष्ठ जंग बहादुर जी अपनी बात को रख गए हैं, उनसे पूर्व भी मैं सुनता रहा हूं। विद्वानों की मंडली यहाँ तैयार है, एक से एक बढ़कर विद्वान है। मैं तो अल्पज्ञ हूं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कहना है तो सारस्वत सुमन से सुरभित वेबिनार के तमाम संबंधितों को मेरा आत्मिक प्रणाम। भाषा ही साहित्य और संस्कृति के हैं फूल, भाषा ही साहित्य और संस्कृति के हैं फूल, खिले भारत के बागों में हैं बहुभाषिक फूल, खिले भारत के बागों में हैं बहुभाषिक फूल, हैं बहुभाषिक फूल जिनकी सुरभि सांस्कृतिक खास है, बहुभाषिक फूल जिनकी सुरभि सांस्कृतिक खास। भाषा मस्त बुलंद, भाषा मस्त बुलंद है साहित्य संस्कृति न्यास, भाषा मस्त बुलंद है साहित्य संस्कृति न्यास। कहता कवि चंद्रेश पूर्ण करती है मन की आशा, कहता कवि चंद्रेश पूर्ण करती है मन की आशा, सिद्ध हो चुका विश्व में केवल मातृभाषा, केवल मातृभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा माँ की भाषा जिसे हम सीखते हैं गर्भ से। आप जानते हैं कि गर्भ के अंदर भी हमारे महापुरुषों ने ज्ञान की प्राप्ति की है, वो मातृभाषा ही तो सुनते होंगे, दूसरी कोई भाषा नहीं। तो मातृभाषा हमारे नस नस, हमारे रोम रोम में समाई हुई रहती है, इसलिए मातृभाषा की अभ्यर्थना आवश्यक है। ओम नमो मातृभाषाय नमः के निनाद से भरे से निनाद से भी स्पष्ट हो रहा है कि मातृभाषा ही प्रणम्य है, क्योंकि इस भाषा के मूल में माँ है। माँ, ये माँ ही है जो हमें आभ्यंतरिक गुणों को देती है, जिसको आप संस्कार अभी कह रहे हैं, संस्कृति अभी आप कह रहे हैं। भाषा मातृभाषा जो है वो मूलतः संस्कार से समन्वित ही कही जाती है। हम कह सकते हैं कि मातृभाषा ही प्रारंभिक शिक्षा का मूल रहे, मातृभाषा ही प्रारंभिक शिक्षा का मूल रहे, तभी जमीनी सारस्वत व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। सारस्वत व्यक्तित्व का निर्माण ये जरूरी है, क्योंकि सारस्वत व्यक्तित्व के नाम पर
काल नेमियों की जमघट लगी हुई है, यत्र तत्र सर्वत्र। इस बीच में सच्चे सरस्वत व्यक्तित्वों का उभरना बहुत ही जरूरी है, और मातृभाषा के साथ तभी साहित्य भी सांस्कृतिक सांसों का संवाहक सिद्ध हो सकता है। हर मूल में मातृभाषा ही है। वस्तुतः भाषा जीव मात्र की अभिव्यक्ति का एकमात्र आत्मिक साधन है। यह साधन सभी जीवों को प्राप्त है। इस साधन से संपन्न जीवों में जिनको देखिए वो अपनी भाषा में बात करते हैं। भाषाविद सर भोला तिवारी जी ने स्पष्ट किया है कि भाषाएं सबके पास है। मानसकार ने भी लिखा है, खग समझोई खग ही के भाषा। यह अलग बात है कि कल मनुष्य भी खग की भाषा समझते थे। हमारे आर्य साहित्य इस बात के गवाह है कि खगों की भाषा, पशुओं की भाषा हमारे यहाँ समझी जाती थी। ज्यों ज्यों हम उनसे दूर होते चले गए, उनकी भाषा भी हमसे दूर होती चली गई, और भाषा अगर दूर होती चली गई तो संस्कृति भी दूर होती हुई चली गई, क्योंकि एक भाषा जब मर जाती है उसके साथ जुड़ी हुई संस्कृति भी मर जाती है। वस्तुतः सभ्यता का संबंध मनुष्य के बाह्याचार से है, संस्कृति आभ्यंतरिक है। जंग बहादुर जी ने इस पर गहरा प्रकाश डाला है। इसलिए सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूं कि संस्कार ही मनुष्य का असली परिचय देता है। सभ्यता तो जैसे उन्होंने कहा ना कि किसी को कालिदास को है, तो सभ्यता सभ्य अगर हम बन जाते हैं ऊपर से और भीतर से संस्कृत नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से हम मनुष्य रह ही नहीं पाते, क्योंकि संस्कार के बल पर ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। संस्कार जिसके पास नहीं है वह कपड़ा वगैरह पहन के खूब बढ़िया अवश्य दिख सकता है, सर्वोत्तम कपड़ों के अंदर में वो लग सकता है, लेकिन जो ही उसकी वाणी खुलती है भेद खुल जाता है। आप जानते हैं ना कि जहां कहीं भी आप जाते हैं पहले लोग आपकी ओर देखते हैं। क्या देखते हैं? कभी आपने देखा किसी नए व्यक्ति के पास जब आते हैं तो आपकी ओर क्या क्या देखते हैं? कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जो पहले आपके पांव को देखते हैं, पांव के जूते फटे हैं कि अच्छे हैं, आपकी औकात का पता वो लगाते हैं। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो आपकी आंखों में झांकते हैं। विभिन्न प्रकार के कुछ व्यक्ति होते हैं जो आपके वस्त्र से आपकी औकात को पता लगाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो जो ही आपकी जुबान खुलती है वो आपको समझ जाता है कि आप ऐसे हो। वहां वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, वहां किसी भी लिपस्टिक पाउडर की आवश्यकता नहीं है। आप जरा देखें जैन मुनियों को, जो दिगंबर जैन मुनि हैं, उनके देह पर एक वस्त्र नहीं रहते हैं, उनके देह पर कोई भी जिस प्रकार आज मनुष्य सभ्य लगते हैं वैसी सभ्यता के कोई चिन्ह नहीं लगते हैं। देखने में तो वो असभ्य ही कहे जाते हैं, लेकिन जैनियों के बीच में जब वो खड़े होते हैं तो अरबपति खरबपति जैनी स्त्री पुरुष बच्चे जितने होते हैं सभी उनके पांव को धो धो कर पीते हैं, सभी उनको अपने मुंह से खिलाते हैं। क्या सभ्यता को खिलाते हैं? जी नहीं, संस्कृति को खिलाते हैं। भाषा सभ्यता और संस्कृति दोनों से संबंधित रहती है। सभ्य होना एक बात है, सभ्य होना एक बात है और संस्कृत होना दूसरी बात है। हम अपने आचार विचार व्यवहार से विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हो सकते हैं और सभ्य भी माने जा सकते हैं, लेकिन यदि हम में सृजनात्मक क्षमता का अभाव है, ध्यान देना है कि जहां संस्कार है वहां सृजनात्मक क्षमता है ही। हम में अगर सृजनात्मक क्षमता का अभाव है या सौंदर्य बोध का बोध ही नहीं है तो निश्चित रूप से हम संस्कृत नहीं हैं। याद रखना है कि सभ्यता की अविकसित मंजिल पर, सभ्यता की अविकसित मंजिल पर श्रेष्ठ संस्कृति का सृजन साहित्य के आधार पर ही हुआ है। श्रेष्ठ साहित्य वही है जो संस्कार की
सुरभि को आगे की ओर बढ़ाता है। समालोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि संसार को समझना दर्शन का काम है। आज के वेबिनार में दर्शन भी जुड़े हुए हैं। तो संस्कार को कौन समझता है? दर्शन। मामूली व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। संस्कार को समझता है दर्शन। उसे बदलने का काम करता है राजनीति। संसार को बदलने का काम कौन कर रही है? राजनीति कर रही है, और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। आज हमारा साहित्य क्या संस्कार समन्वित दिख रहा है? क्या हम संस्कार को फैलाने का बीड़ा उठाए हुए हैं? अगर गहराई से हम देखेंगे तो लगेगा ऐसी बात नहीं हुए हैं। संस्कार को फैलाने की ओर ध्यान कहां दे रहे हैं? भारतीय सभ्यता ये है, भारतीय सभ्यता वो है। अब भारतीय संस्कृति क्या है इसे कौन बताएगा? भारतीय संस्कृति है विश्व मैत्री की भावना, भारतीय संस्कृति है त्याग की भावना, भारतीय संस्कृति है प्रेम की भावना। आज मनुष्य प्रेम, त्याग, बलिदान सबको भूल गया है। वस्त्र तो अच्छे अच्छे लोग पहन रहे हैं, यानी सब तो वो देख रहे हैं, लेकिन काल नेमी की तरह संस्कारों से हीन है। सच्चाई है कि हम इस दायित्व की पूर्ति जब तक नहीं करते हैं, जब तक हम संस्कार को ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक भाषा और साहित्य किसी काम की नहीं रहती है। संस्कार का प्रारंभ कहां से होगा? क्या किसी विद्यालय में? मित्रों, अब तो विद्यालय में प्रार्थनाओं का भी प्रचलन उतना नहीं रहा जैसे पहले रहता था। संस्कार घर से प्राप्त होता है। जब तक घर संस्कारालय नहीं होगा, तब तक संस्कार की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। घर में संस्कार कैसे आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण आपके बीच में देखा जा सकता है। बहुत ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जहां जहां कोई कहीं से बुला रहा है तो कहते हैं जाओ बाबू कह दो घर में पप्पा जी नहीं है। यहीं से संस्कार गिरना प्रारंभ होता है। वो बच्चा सीधे समझ जाता है कि किसी के पास झूठ बोल देंगे तो कोई असर नहीं होगा। भारतीय संस्कार झूठ विरोधी है, सत्यनिष्ठ है हमारा संस्कार। हम सत्य के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। एथेंस का सत्यार्थी याद है? तोड़ दिया सातों दरवाजा, देख लिया सत्य को बेनकाब। संस्कारी था, रुका नहीं। अगर सिर्फ सभ्य होता, सब दिखाने का नाटक करता, तो शायद सत्य का दर्शन, हालांकि दर्शन उसको भी नहीं हो सका, अंधा हो गया बेचारा। लेकिन उसने प्रयास तो किया कि हम सत्य का दर्शन करें। तो जो सत्यार्थी होते हैं निश्चित रूप से संस्कारी होते हैं। हमारा समाज आज संस्कार की ओर देख रहा है। जब तक घर परिवार संस्कारित नहीं होंगे, समाज संस्कारित नहीं होगा। संस्कार सुमन की सुरभि परिवार से जब तक नहीं निकलेगी, तब तक कहीं भी अमन चैन की बात नहीं की जा सकती है। मातृभाषा निश्चित रूप से हमारे संस्कार में अभिवृद्धि करती रही है और अभी भी कर रही है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ भारत सरकार ने करने का प्रयास किया है। नई शिक्षा जो आज की है वह मातृभाषा पर ही आधारित है। मातृभाषा का साहित्य, मातृभाषा की संस्कृति निश्चित रूप से अधिक ग्राही होती है। हम कह सकते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा का प्रारंभिक हो खास, मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभिक हो खास, मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभिक हो खास। साहित्यिक सुमनों में सांस्कृतिक उल्लास, साहित्यिक सुमनों में सांस्कृतिक उल्लास, तभी देश आगे बढ़ सकता। ज्ञान और विज्ञान मातृभाषा में मिले तब संभव हर कल्याण। मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं जब अपने महाविद्यालय महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह स्मारक महाविद्यालय के प्राध्यापक, वरिष्ठ प्राध्यापक प्रेम मोहन जी को मैथिली में लिखते हुए देखता हूं। विज्ञान, ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मातृभाषा में विज्ञान के प्रकाश को फैलाने का काम किया है। निश्चित रूप से
हमारे पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की क्रिया अपनाई जा सकती है। मातृभाषा का जीवंत रहना बहुत ही जरूरी है। मातृभाषा युक्त साहित्य ही सही संस्कार का संपोषक हो सकता है। मातृभाषा में ही मानवता मूलक संस्कृति भी रहती है। इसलिए मातृभाषा से अलग रहकर किसी अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करना शायद उचित नहीं है, और शायद क्या, निश्चित ही उचित नहीं है। मित्रों, मातृभाषा का प्रारंभ अगर शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में आजादी के बाद ही हो जाता, क्या बात होती, क्या बात होती। हम निश्चित रूप से किसी विदेशी शिक्षा नीति का शिकार नहीं होते। ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी, किसी भी शिक्षा नीति ने यह नहीं कही कि आप हिंदी मत पढ़ें, मातृभाषा नहीं पढ़ें। मातृभाषा पढ़ने के लिए सबने प्रेरित किया, लेकिन अभी जो शिक्षा नीति लागू हुई है, अगर यह धरती पर कारगर हो गई, मित्रों बुरा नहीं मानना है, कोई भी शिक्षा नीति हूबहू भारत की धरती पर कायम नहीं रह सकी है। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि आदमियत खोकर बढ़ता जा रहा है। आदमियत खोकर, क्योंकि मातृभाषा है नहीं जो आदमियत सिखाती है। आदमियत खोकर बढ़ता जा रहा है। आदमी लाश मरघट की तरह घर ला रहा है। आदमी विदेशी भाषाएं क्या है? लाश है, लाश। हम लाश को घर में ला रहे हैं, घर में भर रहे हैं, और अपने संस्कार की भाषा, अपनी मातृभाषा को देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। मैथिली में तो हम बात भी नहीं करना चाहते हैं, जो कि हमारी मातृभाषा है। तो आदमियत खोकर बढ़ता जा रहा है। आदमी लाश मरघट की तरह घर ला रहा है। आदमी को आज आकुल खा रहा है। आदमी खुद ही कर्मों की सजा अब पा रहा है। आदमी क्यों? क्योंकि मातृभाषा से वो दूर हो गया, और यह सजा इसलिए पा रहा है क्योंकि वह अपने आप को समझ ही नहीं सका। कैसे समझता? उसको समझाने का प्रयास ही नहीं किया गया, कहीं से भी उसे समझाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो मानव जो है वो अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में वह बढ़ नहीं रहा है, वह एक दूसरे की भाषाओं पर चढ़ रहा है। हमारी भाषा अच्छी है, हमारी भाषा अच्छी है। भाषिक लड़ाई जो है हमारे हर विकास को अवरुद्ध कर रही है। इसलिए नई शिक्षा नीति मातृभाषा पर जो जोर दे रही है वह ग्राही है, वह अस्तित्व है, वह प्रणम्य है, और निश्चित रूप से मातृभाषा में ही तमाम अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। अधिक और गंभीर मातृभाषा ही हमें बनाती है। मातृभाषा के साथ जब हम रहते हैं तब निश्चित रूप से हमारे अंदर में वो चीज होती है जो पारंपरिक चीज है। सभी परंपराएं हमारी गलत हैं? नहीं जी नहीं, सभी परंपराएं हमारी गलत नहीं है। कुछ परंपराएं हैं जो विश्वास से हैं, जो सत्य हैं, उनको हमें छोड़ना नहीं है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यह विषय बड़ा ही गंभीर है। आनंद मोहन जी ने इस विषय को जिस गंभीरता से उठाया है, मैं उनका कायल हूं। भाषा, साहित्य, संस्कृति। मित्रों, मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं कि प्रख्यात समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक का भी शीर्षक यही है। अगर अधिक गहराई में डूबने की इच्छा हो, समझने की इच्छा हो, एक बार उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। बड़ी अच्छी पुस्तक है। वो आपको भाषा, साहित्य और संस्कृति सभी के तलातल को छूती हुई महसूस होती है। कल परसों दिनकर जी की जयंती मनाई जाएगी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती कल 23 तारीख को मनाई जाएगी। आज के वेबिनार के माध्यम से मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भी नमन करता हूं, जिन्होंने कहा, ठोकर मार फोड़ दे उसको, ठोकर मार फोड़ दे उसको जिस बर्तन में छेद रहे, ठोकर मार फोड़ दे उसको जिस बर्तन में छेद रहे, वह लंका जल जाए जहां भाई भाई में भेद रहे, भाई भाई में
तेज रहे। मातृभाषा हर भेद को मिटाएगी, मातृभाषा समरसता को लाएगी, मातृभाषा से संबंध साहित्य ही सही संस्कार का संवाद हो सकता है। मित्रों, मैं देख रहा हूं कि मेरे बोलने का समय शायद पूरा हो रहा है या आगे भी बढ़ रहा है। अनुशासित व्यक्ति हूं, आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तमाम आयोजकों को, तमाम विद्वानों को मेरा आत्मिक प्रणाम और एक ही वाक्य के साथ मैं व्याख्यान माला का अंत करना चाहता हूं, वेबिनार का अंत करना चाहता हूं।